कंपटीशन। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है, दोनों की दोनों जो स्पीसीज है उनका नुकसान होता है, और ये एक ही स्पीसीज के मेंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज के भी, इसलिए इसके टाइप होते हैं दो। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है यदि दो स्पीसीज के बीच में हो, और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है यदि वो एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में हो। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हानिकारक माना जाता है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, एक स्पीसीज के अंदर जो होता है। पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा ज़्यादा स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा हार्मफुल होता है। डार्विन कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, दो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है, उसकी वजह से जो इवोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके बीच में कंपटीशन है, तो जो हायर, जो अच्छी स्पीसीज है, जो अपने आप को ज़्यादा अडप्टेड बना लेती है, वो आगे बढ़ती रहती है, जबकि दूसरी जो कंपटीशन अच्छा ढंग से नहीं कर पाती है उसकी डेथ हो जाती है। तो डार्विन के अनुसार तो इवोल्यूशन में तो अच्छा रोल किसने प्ले किया है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ने, लेकिन हार्मफुल जो किसी भी स्पीसीज के लिए होती है वो इंट्रास्पेसिफिक होती है। रीजन क्या है इसके, वैन क्लोजली रिलेटेड और टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज compete for same limiting resources. Example, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident species compete for the common food zooplankton in lake। तो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो कंपटीशन के, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के। तो जब टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही जगह पे आती हैं लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, उनका जो कंपटीशन चलता है, लिमिटिंग का मतलब जो एक फिक्स चीज है जो बढ़ नहीं सकती है। जैसे कि सैलो साउथ अमेरिकन लेक मतलब क्या है, ये झील है साउथ अमेरिका के अंदर। सैलो का मतलब है छिछले पानी की झीलें बोलते हैं इनको, जो ज्यादा गहरी ना हो। तो वहाँ पे फ्लैमिंगो आते हैं, और फ्लैमिंगो क्या करते हैं, जब खाना खाएंगे, कॉमन फूड खाएंगे, तो जो रेजिडेंट फिश हैं उनके लिए वो कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। और क्या खाते हैं वो, जो रेजिडेंट फिश हैं और जो फ्लैमिंगो है, दोनों एक ही प्रकार का खाना खाते हैं। जो जू प्लैंकटन होते हैं ना, वो तैरते हुए जो जीव होते हैं पानी के अंदर, उनको खाते हैं ये। तो जो फ्लैमिंगो हैं वो क्या करते हैं, फिर कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं जो रेजिडेंटिंग फिश है उनके ऊपर। When fitness of one species is significantly lower in presence of another species, तो इससे भी क्या होता है, जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। कैसे, यदि एक स्पीसीज है वो फटाफट खा लेती है, फिटनेस उसकी अच्छी है, दूसरी की क्या है, लोअर फिटनेस है, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, जो अच्छी फिटनेस वाली स्पीसीज है वो बढ़ेगी। जैसे अबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस्ड। जब बकरियों को इस आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर लेके जाया गया, तो वहाँ की जो टोर्टोइज थे, जो कछुए थे, और जो अबिंगडन मतलब एक स्पीसीज है, तो उनके जो कछुए थे वो जल्दी जल्दी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि जो गोट है उसका जो ग्रेजिंग पावर है, जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी है, ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी खा जाते हैं सारा कुछ। और जबकि जो कछुए होते हैं टोरटोज, वो आराम आराम से चलते भी हैं, आराम आराम से खाते भी हैं, तो जिसकी वजह से सारा घास है वो तो बकरियां खा जाती हैं, और जो टोरटोज हैं वो फिर आराम आराम से खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये रियल एग्जाम्पल है जो कि कंपटीशन का एक एक नेगेटिव रोल है वो शो करता है। उसके बाद है, हम अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शन देख सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। जैसे देख सकते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो प्लांट्स के अंदर ही अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज, मतलब जो एक ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक में दो अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे कोरल्स हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है, हो सकता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे एक दूसरे के साथ बिल्कुल फेस टू फेस होकर कंपटीशन करें, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को इम्पैक्ट करें। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरफ्रेंस, एक्सप्लोटेशन एंड अपीरेंट कंपटीशन। तो अलग अलग प्रकार के कंपटीशन होते हैं। जैसे कुछ में तो जो कंपटीशन है वो, जैसे गोट और गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो टोर्टोइज थे उनके बीच में कंपटीशन डायरेक्ट था। लेकिन कई बार जीव ऐसी चीज को खा लेते हैं जो उनको, जो दूसरे जीव उनको डायरेक्ट तो नहीं खाते, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका बेनिफिट होता है। जैसे लाइन है, लाइन किनको खाता है, जो हर्बीवोर्स है उनको। और मान लो जो खरगोश है या फिर कोई ऐसे जीव हैं जो कि क्या करते हैं, घास फूस को ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स है वो खतरे में पड़ जाएगा, और उसकी वजह से जो कार्निवोर्स हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो इनका कंपटीशन, एक इनडायरेक्ट कंपटीशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद है कम्पिटिटिव रिलीज। तो कुछ हम प्रोसेसेज हम वो पढ़ेंगे अभी। तो कम्पिटिटिव रिलीज क्या होती है, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया।
तो कोई भी प्रजाति है वो अपने फिक्स एरिया के अंदर ही पाई जाती है, वहीं पे वो मिलती है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड होती है, वो वहीं पे मिलेगी बस। एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली, और वो यदि अपना डिस्ट्रीब्यूटर रेंज का मतलब है वो ज़्यादा एरिया में फैल जा रही है। ड्रामेटिकली का मतलब बहुत ही एक नाटकीय रूप से बोल सकते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल सकते हैं। व्हेन कंपीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, कब फैल जाती है ये, जब उसकी कंपटीशन वाली स्पीसीज है उसको यदि हम रिमूव करते हैं। यही फिनोमेना होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, कॉम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन को। तो जब मान लो दो स्पीसीज के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और उसमें से एक कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को वहाँ से हटा दिया जाता है, तो जो पहले वाली जो नॉर्मल स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ड्रामेटिकली फैल जाती है। इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज बोला जाता है। कोनियल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब फील्ड के अंदर जाके एक प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्जर्व की थी। कहाँ पे? ऑन रॉकी सी कोस्ट, जो समुद्री किनारे हैं, चट्टानी समुद्री किनारे स्कॉटलैंड के, वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट किया। वहां पे क्या देखा? लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर, मतलब दो स्पीसीज थी बार्नेकल, इनकी बालनेस की, बार्नेकल्स की, एक बालनेस स्पीसीज थी, दूसरी काथेमैलस थी। तो इसमें जो बार्नेकल थी, ये बैलनस थी, तो वो क्या थी? सुपीरियर थी, और वो लार्ज मतलब साइज में लार्ज थी, और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर का मतलब है वो कंपटीशन में ज़्यादा मात दे रही थी। किसको? जो कैथामैलनस है उसको। और थोड़े टाइम के बाद क्या कर देती है ये, जो स्मॉल साइज की होती हैं ये बार्नेकल, मतलब एक प्रकार का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पिक भी हम देखेंगे इनकी बार्नेकल की। तो अलग अलग स्पीसीज हैं, बालनस और कैथामैलस। तो बालनस है वो क्या कर देती है? कैथामैलस को वहाँ उस रीजन से हटा देती है। और यदि हम इनमें से जो सुपीरियर है उसको हटा दें उस रीजन से, तो जो कैथामैलन्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। उसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज हम बोल सकते हैं। तो हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इस कंपटीशन का वो कौन भुगतते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं। कार्निवोर्स के ऊपर कम ही इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है पिक से हम देखते हैं, जैसे काथामेलनस है, ये छोटे वाले ऊपर जीव हैं देख रहे हैं हम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्री किनारों के आसपास पाए जाते हैं। और उसके बाद जो बालनस हैं वो बड़े साइज के होते हैं, सुपीरियर होते हैं। और क्या करते हैं? ये जो बड़े वाले साइज के जो बालनस बार्नेकल होते हैं, ये छोटों वालों को एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन यदि हम इसको हटा दें यहाँ से, तो ये वाली संख्या है इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी को हम क्या समझते हैं? एक कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। उसके बाद है गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है कि जब टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने क्या बताया था कि दो स्पीसीज हैं, यदि सेम रिसोर्सेज के लिए उनके बीच में कंपटीशन है, एक ही चीज के लिए वो लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। उनमें से जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर है, मतलब जो सही ढंग से कंपटीशन नहीं कर पा रही है, वो आराम आराम से खत्म होती हुई चली जाती है और एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है। जबकि जो दूसरी सुपीरियर है वो वहाँ पे अच्छे ढंग से पनप सकती है। मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। तो इसकी कंडीशन क्या दी उन्होंने कि जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, लिमिटिंग का मतलब फिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्स हो, अनलिमिटेड हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना अपना खाना खाते रहेंगे। लेकिन जब रिसोर्सेज एक ही चीज के लिए वो लड़ झगड़ रहे हैं, उस केस में ही ये जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये काम करता है। मैकेनिज्म इवोल्व्ड फॉर को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। वैसे पाया जाता है कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये थ्योरेटिकल तो सही है, लेकिन ज़्यादातर ये नेचर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है, तो उनके बीच में अलग अलग अडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे रिसोर्स पार्सनिंग पाया जाता है। रिसोर्स पार्सनिंग का मतलब है जैसे एक पेड़ पे अलग अलग जीव, जैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो वो अपनी जगह बांट लेते हैं। भाई आपको इस जगह पे खाना है, ठीक है, वो चूजिंग बाय चूजिंग फॉर इंस्टांस डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉरएगिंग पैटर्न। तो उनका जो खाने का टाइम है, कुछ रात को खाना खाते हैं और कुछ दिन में खाना खाएंगे, तो वो डायरेक्ट कंपटीशन से बचने के लिए अपनी फीडिंग टाइम उसमें चेंज कर लेंगे। या फिर फोरैगिंग पैटर्न का मतलब उनका शिकार करने का जो तरीका है उसको वो चेंज कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो शिकार करके खा रहे हैं, तो वो भी वो चेंज कर सकते हैं पार्सनिंग के द्वारा। रिसोर्स पार्सनिंग मतलब बंटवारा करके रहना। मैक अर्थर सोड, तो मैक अर्थर ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी एक
प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री। वार्बलर क्या होती हैं? चिड़िया जो नॉर्मली हम स्पैरो बोलते हैं वो होती हैं ये, और ये एक ही पेड़ पे रह रही थी, 5 स्पीसीज थी। एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लेकिन इनके बीच में इनका हालांकि रिसोर्स एक ही के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन इनके अंदर कभी भी कंपटीशन नहीं पाया गया, ये एक साथ रह रही थी वहाँ पे। ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन दियर फॉरएगिंग एक्टिविटी, मतलब उनके जो फॉरएगिंग एक्टिविटी शिकार करने के जो गुण हैं उनके अंदर उनका बिहेवियरल एडेप्टेशन था। तो हम पिक से देखेंगे सबसे पहले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है? मान लो कोई भी स्पीसीज एक जगह पे अच्छे ढंग से फल फूल रही है, सारे कीड़ों को वो अकेली खा रही है, लेकिन जैसे ही रेड कलर की वहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज आ रही है बर्ड्स की, तो उसकी वजह से जो येलो वाले हैं वो क्या हो जाते हैं? कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक टाइम पे जो रेड वाले हैं वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिसे आराम आराम से येलो वाले हैं वो कम होते चले जाएंगे। जबकि जो रिसोर्स पार्सनिंग है वो क्या कहता है? जैसे ये 5 स्पीसीज जो मैकार्थर ने बोला था, 5 अलग अलग टाइप के वार्बलर होते हैं, स्पैरो होती हैं ये, और ये क्या करती हैं? जैसे एक ही पेड़ पे यदि रह रही हैं, तो जो ये ब्लैक बुरमीनियन बुरमीनियन वार्बलर है, तो ये क्या करती है? बाहरी रीजन में जो हम सेडेड, जो एक अलग से रीजन बना रखा है ट्री का, इन ट्री में अलग अलग रीजन दे रखे हैं, देख सकते हैं हम, जो थोड़ा सा एक येलो पोर्शन है, बाकी ग्रीन कलर है। जो येलो पोर्शन है उसके ऊपर ये उस रीजन को ये खाती है, उसको उसके अंदर जितने भी कीट वगैरह होते हैं उनको खाती है। जबकि जो ब्लैक थ्रोटेड है ग्रीन वार्बलर, ये कहाँ पे रहती है? बिल्कुल मिडल से में रहेगी। जो केप में वार्बलर है ये कहाँ पे? टिप रीजन पे ज़्यादा रहती हैं, और बे ब्रिस्टेड वार्बलर है, इनका थोड़ा सा रीजन है वो मिडल में रहता है, लेकिन इनसे थोड़ा सा अलग। तो ये अपने अपने जो प्लांट होते हैं उनका जो रीजन है उसको बांट लेती हैं, रिसोर्स पार्सनिंग कर लेती हैं, ताकि ये सारे की सारी क्या कर सकें? को एग्जिस्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ ये मिलके रह सकें।